हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य इंटेलिजेंस में। वैसे तो ये हमारा मार्केट से रिलेटेड चैनल है। जनरली हम फाइनेंशियल मार्केट्स के रिगार्डिंग न्यूज़ डालते हैं, बट आज कुछ इंपॉर्टेंट है जो जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है। वो अभी आपको थोड़ा बड़े लेवल पे एक हॉक-आई व्यू की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार मार्केट के नज़रिए से को हम थोड़ा सा हट के देखें कि ग्लोबल चेन ऑफ इवेंट्स जो हुई है पिछले लास्ट 30 to 40 डेज़ के अंदर में, उनके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और उनका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंडिया के G20 समिट से लेके कनाडा के जो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में जो खटास आई है उसको लेके, यूएस के अंदर में जो डेट हुआ वहाँ पे, ईरान के अंदर में क्या डेवलपमेंट्स हुए, पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हुए, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके के अंदर में क्या डेवलपमेंट्स हुए बेसिकली यूरोप में, और उसके अलावा फिर जो मिडिल ईस्ट में अभी जो सिनेरियो घट रहा है उसमें क्या हुआ और इसका आने वाला इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम इन सारे मेजर पॉइंट्स के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 9 और 10 सितंबर को इंडिया में G20 हुआ। G20 के अंदर में जो डिक्लेरेशन था, जो हर एक समिट का एक डिक्लेरेशन होता है, तो सारे देश चाहते थे कि इंडिया उसमें रशिया को कंडेम करे, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, राइट। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने सबको कन्विंस किया कि हम रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, और वो डिक्लेरेशन जो है वो सबसे साइन करवाया, एक्सेप्ट कराया। तो वहाँ पे इंडिया ने अपनी जो बेस्ट लेवल की डिप्लोमेसी थी वो उसने शो आउट की कि वो कितना ग्लोबली लीड करने के लिए रेडी है। तो जैसे ही उसमें G20 में सबका अनैनिमसली ये जब डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने एक अपनी लीडरशिप की छवि दिखाई कि इंडिया ग्लोबली सबको लीड कर सकता है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, G20 समिट के अंदर में जो दूसरी चीज हुई, इंडिया ने अपने दम पे अफ्रीकन यूनियन को उसका मेंबर बनाया। तो जो पूरा का पूरा ओवरऑल अफ्रीका है वहां पे उनको मेंबरशिप दिलाई। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज पास किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। सिर्फ बड़े लोगों की और बड़े देशों की बात नहीं है, छोटे देशों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब अफ्रीकन यूनियन की क्या इंपॉर्टेंस है? अफ्रीका जो है बेसिकली उसको कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिनरल्स की माइन है। तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंट्स होनी है, जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स आएंगे आपके नेक्स्ट डेवलपमेंट के फेजेस के, वो बेसिकली सारे कहाँ पे अवेलेबल है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका का इंक्लूजन होना ज़रूरी है। अब दिक्कत ये कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अभी तक उन्होंने एक ही चीज़ की है, जो है अफ्रीका को एक पुश किया है उनके रिसोर्सेज के लिए, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, शोषण किया है, राइट। उनसे रिसोर्सेज लिए, बट जो उनको मिलना चाहिए था वापस से वो उनको मिला नहीं। और अभी तक होता आया है कि यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस के चलते हुए यूएस ही ऑलमोस्ट सारे चीज़ें के प्राइस, जो सारी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस तय करने की कोशिश करता है ताकि सारी ग्लोबल इकोनॉमी उसके हाथ से चले। इसलिए आपने देखा है कि अभी तक जो ग्लोबल करेंसी बनी हुई है दैट इज़ डॉलर, यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर जो है वो सबसे पावरफुल करेंसी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स जो 80% टू इनफैक्ट 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो सब यूएस डॉलर्स में होते हैं। बट अभी इंडिया रिसेंटली उभर के आया और कई कंट्रीज़ के साथ में उसने अपने इंडियन रुपी में ट्रेड करना शुरू किया है। ऐसे ही सेम चाइना ने भी अपने युआन में ट्रेड करना शुरू किया है। तो यूएस को दिख रहा है कि उसकी ग्लोबल डोमिनेंस पे खतरा है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ थी। अब G20 में एक और चीज़ हुई, इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो यूरोप के साथ में, यहाँ से इंडिया से लेके यूरोप तक का एक कॉरिडोर बनाएगा लॉजिस्टिकल इश्यूज़ के, लॉजिस्टिकल ट्रांसफर्स के लिए फॉर कमोडिटीज़। बेसिकली जो होगा कॉम्बिनेशन होगा एक रेलवे रूट्स का एज वेल एज शिपवेज का या वाटरवेज का। और इसके अंदर में की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन था? यूएसए, सऊदी अरेबिया, इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टैकल कर रही थी। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो इनिशिएटिव थी, तो इससे सीधा सीधा काउंटर किसको मिल रहा है? चाइना को, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। और अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है और जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, सारी कंपनीज जो हैं वो अपने मेजर प्लांट्स इंडिया में शिफ्ट करना चाहती हैं, और अगर इंडिया में भी शिफ्ट नहीं कर रही है तो वो लोग फिलीपींस में या वियतनाम में शिफ्ट कर रही है। तो जो माल जाएगा वो बेसिकली इंडियन कॉरिडोर के थ्रू ही जाएगा, बिकॉज चाइना की तरफ से जो भी माल जाता है वो सिंगापुर और इंडोनेशियन आइलैंड्स जो हैं उनके बीच में से जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, अंडमान निकोबार के आगे, वहाँ से जाता है। और वहाँ पर किसका कब्जा है? इंडियन नेवी का, इंडियन ओशंस, तो इंडियन ब्लू वाटर नेवी का। तो चाइना को ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चाइना ने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव निकाला था ताकि वो ऊपर वाया लैंड अपना माल ट्रांसफ़र कर सके। अब
यहाँ पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई तो दिख रहा है चाइना को भी इंडिया खटक रहा है आंखों में और यूएसए को भी खटक रहा है, बिकॉज इंडिया जो है वो इतनी तेजी से उभर के ऊपर आया है कि सबको एकदम से होता है कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा तरक्की करने लगते हो तो आपके आसपास के लोग जलने लगते हैं आपसे। तो वही इंडिया के साथ हुआ। अब जेलसी सब जगह है और कोई चाहता नहीं है कि अल्टीमेटली वो आपसे आगे निकल जाए। अब हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ने की कगार पे खड़े हैं अभी हम, और उसके बाद में अभी हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। तो फिर हमारे बाद में जो इकोनॉमीज़ है, टॉप इकोनॉमीज़ टॉप 3 में जो मोदी जी प्लान आउट कर रहे हैं, सिर्फ बचेगा कौन कौन? चाइना एंड यूएसए। तो दिक्कत ये है कि जो ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ रही है उसके हिसाब से यूएस को सब चीज़ें खटक रही थी। अब आपको पता होगा कि आज से ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स बैक, मतलब 1.5 से 2 साल पहले के टाइम पे अफगानिस्तान से यूएस ने विड्रॉल कर लिया था, और विड्रॉल करते वक्त में अफगानिस्तान अपने वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया। यूएस अपने वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था, और वो वेपन्स किसके हाथ में चले गए? तालिबान के हाथ में। और तब से तालिबान ने वहाँ पे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। ओके, अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा देर बाद में आएंगे वापस से, बट ये पॉइंट आप याद रखिए, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। बिकॉज यूएस को अगर अपना दबदबा रखना है तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ एक चाहिए होता है जो एशियन रीजन के अंदर में वो अपना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंस बना के रखे। ओके, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट और जो थोड़ा मैं साइड टॉपिक से हटके जा रहा हूँ। यूएस में जो मेजर पार्टी है जो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी, दैट इज डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स जो है उनके पीछे कहा जाता है कि 3 सबसे बड़ी लॉबीज हैं। एक ऑयल लॉबी है जो बेसिकली क्रूड ऑयल्स और एनर्जी में डील करती है, एक फार्मा लॉबी है जो मेडिसिन और हेल्थ केयर में डील करती है, और तीसरी जो है वो डिफेंस लॉबी है। तो ये जो डिफेंस लॉबी है, ये 3 ही चीज़ है जिसमें यूएस सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है बाहर से। ओके, और यहाँ पे जो पैसा आना है, तो यूएस को अगर डिफेंस लॉबी को पैसा कमाना है तो उसको सबसे ज़्यादा हथियार बेचने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे, इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे, तो जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया में वॉर होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई एक फ्रंट खुला हुआ हमेशा रहता है, और जिसके अंदर में एक की प्लेयर जो होता है वो एक यूएस होता है, वो हथियार सप्लाई करता है। तो इस टाइम पे किसको हथियार सप्लाई हो रहे थे? यूक्रेन को, रशिया के अगेंस्ट में, राइट। अब क्या है कि यूक्रेन को अगर आप हथियार सप्लाई कर रहे हो तो यूएस के जो लोकल पब्लिक है उनको दिख रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो फालतू में जो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन के पास में जाते जा रहा है। और यूक्रेन एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरने वाला है नहीं, बिकॉज रशिया कभी पीछे हटेगा नहीं, और यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रशिया को डिफीट करके आगे निकल जाए। तो वो एक स्टेलमेट काइंड ऑफ सिचुएशन है, और उसमें जितना भी आप पैसा डालोगे वो सब बर्बाद हो जाना है। अब जो पैसा सपोर्ट के फॉर्म में जो लोगों को लग रहा है कि वो यूक्रेन को पे आउट कर रहा है, वो एक्चुअल में डेप्ट है यूएस का यूक्रेन के ऊपर। अब उस डेप्ट में क्या हो रहा है? यूक्रेन क्या ले रहा है? हथियार ले रहा है। किससे ले रहा है? यूएस से ले रहा है। तो अल्टीमेटली जो पैसा जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? डिफेंस लॉबी की जेब में जा रहा है, और उनको तो कैश पेमेंट मिल रही है। डेप्ट किस पे चढ़ रहा है? यूक्रेन पे चढ़ रहा है, तो उनको तो फायदा हो रहा है, डेप्ट जो उसकी वहाँ की जो डिफेंस लॉबी है। अब क्या हुआ, एक अभी हम थोड़ा देर में अभी हम डिस्कस करेंगे कि अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आया मार्केट में, क्योंकि सबका दिमाग इस ओर जा रहा था। तो फिर एकदम से क्या हुआ, जैसे इंडिया का G20 समिट खत्म हुआ, यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो का प्लेन खराब हो गया, तो उस दौरान में पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन वो जैसे ही बाद में गए पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद में उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद में इंडिया को डायरेक्टली एक्यूज़ किया कि एक टेररिस्ट था, खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर, की इंडिया ने उसको एलिमिनेट करवाया है, और जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया। अब कनाडा एक ग्रुप का पार्ट है, दैट इज़ 5 आइज़। तो इस 5 आइज़ के अंदर में कौन कौन है? यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये मेजर 4 कंट्रीज़ हैं, और एक कंट्री और है। तो ये 5 आइज़ का इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका ये सिंपल सा रिलेशन है, जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है ये आपस में शेयर कर सकते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो को लगा कि यूएस ने उसको बोला है कि ये करना है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि यूएस ने बोला, बिकॉज यूएस को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना था उनके खुद के ऊपर से, तो उनको एक नया कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था। तो उन्होंने कनाडा को पुश किया, कनाडा ने इंडिया को उंगली किया, और वो भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी जी इस समय पे कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। वो अब किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई भारत पे इतनी सी उंगली उठाएगा, वो उसका सीधा सॉल्यूशन निकालेंगे और वो प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के ही फेंकेंगे। ओके, और वही हुआ।
उसके बाद जो कनाडा पर रिएक्शन दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, पहले वीज़ा बंद हुआ, एम्बेसीज के लोगों को भगाया, सारी चीज़ें हुई और अब ये कहानी चल ही रही थी, ठीक है। इतने में क्या हुआ, बीच में एक छोटी सी डेवलपमेंट और हुई थी जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे, और सैंक्शंस किस लिए थे, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले। अब न्यूक्लियर वेपन पूरे मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास है, दैट इज पाकिस्तान। अभी हम पाकिस्तान पे भी आएंगे। अब ईरान को वो पाकिस्तान के पास से माल मिल नहीं पा रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ईरान के पास में थोड़ी सी पैसों की किल्लत भी चल रही थी क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे। तीसरी चीज़, यूरेनियम की एक्सेस नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। अब यूएस ने $6 बिलियन का एक एड या अनफंड उसको फ्रीज करके दिया। जब वो अनफ्रीज हुआ वो फंड, तो उसके बाद में कुछ कुछ डेवलपमेंट्स बैक ऑफ द स्टेज में हुई और उसका एकदम से आपको रिजल्ट आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके बीच में एक पर्दे के पीछे इसके साथ में साइमल्टेनियसली एक चीज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर और कनाडा के अंदर में कुछ मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट थे, खासकर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, और जिनका सीधा सीधा लिंक था इंडिया के ऊपर अटैक करने का, वो सब एलिमिनेट्स होना शुरू हो गए कोई अनआइडेंटिफाइड ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट होती गई, खासकर लश्कर तैयबा के थे और कुछ खालिस्तानी के थे, राइट। फिर कुछ जैश ए मोहम्मद के भी एक दो गए। तो ये जो डेवलपमेंट हुई साइड बाय साइड में, तो एक्चुअल में इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो इंडिया की अगेंस्ट वाली लॉबी है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब इस पैनिक सिचुएशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको चाहिए था, उस सिचुएशन का बेनिफिट चाहिए था जो बाइडन को, बिकॉज वो बैकफुट पे चल रहे थे, ठीक है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, जब आपका मतलब निकलता है तो आप क्या करते हो, आप अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हो। लेकिन सब मतलब की बात होती है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात होती है कि अगर आप हमको ये करके दोगे हम ये करके दे देंगे, बस सिंपल एज दैट। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ईरान को पैसे मिले, ठीक है, साइमल्टेनियसली कुछ दिनों बाद आप देखते हो इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा अटैक हो गया। इजराइल हैज़ बीन कॉट ऑफ गार्ड, मतलब इजराइल का इंटेलिजेंस, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आज तक के इतिहास में कभी देखा ही नहीं गया, ठीक है। और जिस लेवल का इन्फिल्ट्रेशन किया गया इजराइल में, अभी तक की जो मैं लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 650+ पीपल आर डेड इन इजराइल। वीडियोस आप देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। औरतों के साथ जाती हुई, बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है जानवरों की तरह, छोटे बच्चों को, लाइक 2 years 3 years 4 years, उसके वीडियोस भी हैं, आप इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे देन यू विल गेट इट। इनफैक्ट आप देख सकते हैं वीडियोस में। उसके अलावा साथ में एक चीज़ और हुई जिस पे पूरे दुनिया का किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और सब कोई इस पॉइंट को मिस कर गया। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अब पाकिस्तान में तो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही रहते, तो इसमें नया क्या था। प्रॉब्लम ये है बॉस कि डेरा गाजी खान वो जगह है जहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है, खासकर फॉरेनर्स का, ओके। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मिलिट्री का न्यूक्लियर ग्रेड आर्सेनल होता है। आप ये भी बोल सकते हो न्यूक्लियर फ्यूल भी होता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के ये सब पाकिस्तान का सबसे सिक्योर एरिया है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। एकदम से खबर आई कि 50 से 100 एम्बुलेंस एक साथ, मतलब इस रेंज में किसी भी इस बीच का कोई भी फिगर हो सकता है, एकदम से वहाँ पे रश की। धमाका इतना लाउड था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर तक सुना गया। उसके अलावा वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स गई और उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। और जब वहाँ के डीजीपी से पूछा गया तो वहाँ के जो पुलिस इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि एक सोनिक बूम के कारण में आवाज़ आई थी, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अटैक नहीं हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कि कोई सैबोटाइज नहीं हुई है सिक्योरिटी, नथिंग लाइक दैट। तो बॉस ऐसा है कि मतलब मैं पर्सनली मैं खुद पुणे एयरबेस के जस्ट सबसे पास वाले इलाके में रहा हूँ। सुखोई रोज सर के ऊपर से उड़ के जाता था। आई नो व्हाट काइंड ऑफ साउंड प्लेन मेक। और अगर सोनिक बूम भी होता है तो सोनिक बूम से डैमेज होता है, लेकिन ऐसा डैमेज कभी नहीं होता कि 50 फायर ब्रिगेड चली जाएं।
एम्बुलेंसेस चलो एक दो समझ में आती कि हो सकता है शीशे वगैरह टूट गए हों, किसी को लग गया हो, तो 2-3 एम्बुलेंस 5 एम्बुलेंस समझ में आती, 40 से 50 एम्बुलेंस। और इस मामले को इतनी तेज़ी से दबाया गया, पाकिस्तान की न्यूज़ में आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा 1-2 आर्टिकल जो इनिशियल लेवल पे छप गए थे उनके अलावा। ठीक है, तो इंडिकेशंस जो हैं वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब हमास ने जैसे ही इजराइल पे अटैक किया, हमास को सपोर्ट किसने किया? ईरान ने, क्लियर कट ईरान ने सपोर्ट किया। ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर इस समय पे कौन है? चाइना। ओके, तो बैक स्टेज में जो पीछे के एक्टर्स अगर आप देखेंगे तो अब कौन है? इजराइल के सपोर्टर्स हैं यूएस, पैलेस्टीन के सपोर्टर है हमास, हमास का सपोर्टर है ईरान, ईरान का सपोर्टर है चाइना। राइट, तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट किस जगह पे आगे खड़ी हो गई है? इट इज यूएस वर्सेस चाइना। नाउ दे हैव गॉट ए न्यू प्लेग्राउंड। राइट, अलग से इसके साथ साथ में हमास ने, और इनफैक्ट जो मुस्लिम कंट्रीज तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे डेवलप कर रही हैं, वहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है आईडीएफ के कमांडर के थ्रू, अभी जो लेटेस्ट आया है, कि जो हमास के पास में वेपन्स मिले हैं ना, वो वही वेपन्स है जो अमेरिका कहाँ पे छोड़ के गया था? अफगानिस्तान में। राइट, मैंने आपको कहा था हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो हमास के पास ये वेपन्स कहाँ से है? अफगानिस्तान से ट्रांसफ़र हुआ। अफगानिस्तान की बॉर्डर कहाँ है? तालिबान। तालिबान के बाद में आपका क्या पड़ता है? अफगानिस्तान की जो तालिबान वाली जो बॉर्डर है, उसके बाद में क्या पड़ता है आपका? ईरान। ईरान के बाद में आपका क्या आता है बीच में? इराक, सीरिया। इराक की हालत है नहीं, सीरिया ने भी सपोर्ट किया है ईरान के साथ में। इसके साथ साथ लेबनान का एक और ग्रुप है जो कि इजराइल के नॉर्थ में आता है, लेबनान एक देश है, वहाँ का एक ग्रुप है हिजबुल। तो हुआ क्या है? इट वॉज ए वेल प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, कोरियोग्राफ्ड अटैक ऑन इजरायली सिटी। और जो हमास, जिसकी कभी औकात नहीं होती थी कि इजराइल की वो फेंस क्रॉस कर ले, उसने एरियल अटैक्स किए हैं पैराग्लाइडिंग के थ्रू, वहाँ पर अपने सोल्जर्स क्या ही बोले, टेररिस्ट को एयर ड्रॉप किया है। इस लेवल का वो माउंटेड अटैक था। तो इतनी ब्रेजननेस के साथ में अटैक करना बिना किसी स्टेट एक्टर्स, अदर स्टेट एक्टर्स, स्टेट मतलब कंट्रीज की हेल्प के, दिस वाज नॉट पॉसिबल। विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमास के पास इतनी ट्रेनिंग पहले कभी नहीं थी जो एकदम से उनके पास में आ गई। तो इजराइल वॉज कॉट ऑफ गार्ड, और अब इजराइल क्या कर रहा है? सबको एनहाइलेट कर रहा है। अब इसमें फ़ायदा किसका हुआ? तो इसमें फ़ायदा हुआ भैया सबसे ज़्यादा किसका? यूएस का। कैसे? यूएस का फ़ायदा इसलिए हुआ, यूएस पे 30 तारीख को गवर्नमेंट शटडाउन का तलवार लटका हुआ था। ठीक है, वो तो फिर एक हो गया, आखिरी में लास्ट मोमेंट पे जाके डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों मान गए और उन्होंने डेट लिमिट के जो वो है, डेट लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज, टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ किया, 45 डेज़ का टाइम फ्रेम लिया, और उस 45 डेज़ के टाइम फ्रेम में अब उनको क्या करना है? उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके साथ साथ में फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट हुए? फाइनेंशियल मार्केट में क्रूड ने एकदम से स्पाइक किया, ऑलमोस्ट $94-95 के लेवल्स को टच किया और वापस से 83-84 के लेवल पे आ गया। अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहते कि क्रूड का प्राइसेस कम हो, यूएस नहीं चाहता क्रूड का प्राइसेस बढ़े, बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। अब यूएस में एकदम से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आने लग गया, दैट इज वन थिंग। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लग गए। तो बेसिकली बॉन्ड यील्ड बढ़ने का एक ही मतलब होता है कि लोग डेट इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, तभी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। आप ज़्यादा पैसा देने को क्यों मजबूर होगा बॉन्ड्स में इंसान? वो तभी होगा कि जब उसका कोई बॉन्ड ले नहीं रहा, इसलिए वो ज़्यादा कूपन रेट देगा। तो डेट एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार नहीं है, और यूएस को उस पैसे का एक ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यूएस के पास में अनलिमिटेड मनी सप्लाई है नहीं, और यूएस के पास पैसा जो आता है वो किससे आता है? हमने डिस्कस किया, फार्मा, ऑयल और वेपन्स। और इसके अलावा उनका जो सबसे खास और जो चौथा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज़ मनी प्रिंटिंग। लेकिन मनी प्रिंटिंग के लिए उनको क्या चाहिए? कुछ एक बहुत ही बड़ा बैकअप रीज़न चाहिए, बिकॉज कोविड के टाइम पे किया था और अभी अगर वापस से करना पड़ेगा तो जो इन्फ्लेशन है वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाएगी और आउट ऑफ हैंड चली जाएगी, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अगेन सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में किसी को ये नहीं पड़ी है कि आगे आने वाली सरकार पे क्या होगा, बस उनके सरकार के समय पे उनकी सरकार के गवर्निंग टाइम फ्रेम में चीज़ें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो बेसिकली आज आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, दिस इज यूएस एक्सपोर्टेड इन्फ्लेशन। मैं यूएस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, यूएस को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है, अभी तक।
अभी तक की सिचुएशन में घाटा सबसे ज़्यादा किसको हुआ? ऑफ कोर्स इजराइल को हुआ। पैलेस्टीन की 12 बज गई है। पैलेस्टीन को बेसिकली इजराइल जिस हिसाब से अभी अटैक कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीन में बहुत ज़्यादा कुछ घटने वाला है, क्योंकि जो हुआ इजराइल के साथ वो उसका रिटेलिएशन देगा, फुल फोर्स में रिटेलिएशन देगा। उसके अलावा और किसको घाटा हुआ? इंडिया को। और इनफैक्ट इंडिया को अब बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है, खासकर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, बिकॉज ये जो इंसिडेंट हुआ है दैट वाज एट ए टाइम जब वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था इजराइल में, जो ज्यूश लोग का फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल के टाइम पे उन्होंने हिट किया, टारगेट किया, ऑफ गार्ड किया, राइट। और हमारे यहाँ पर भी अब लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स आने वाली है। अभी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद में दशहरा, दशहरा के बाद में दीपावली। दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो इंडिया पर भी इस तरीके के कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकते हैं एंड आवर गवर्नमेंट नोज दिस, बिकॉज अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी सुबह, जो लोगों ने कवर नहीं की, बिकॉज लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो कवर, जो अगर मसालेदार नहीं लगती उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो मीडिया कवर नहीं करता है। वो थी राजस्थान में से 91 यूनिफॉर्म्स मिले हैं 2 संदिग्ध आदमियों के पास में से। कुछ ग्लव्स वगैरह भी थे जो नए इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म से वो मिले हैं। इनका सीधा सा मतलब है कि दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट इन द आर्मी और दे आर ट्राइंग टू टेक द फेस ऑफ द आर्मी एंड विल डू समथिंग वेरी बैड। मतलब आर्मी का रूप रख के फिर कुछ गड़बड़ करें और आर्मी के हिसाब से उनको आर्मी को पहचानने में ही दिक्कत हो जाए। और ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। बहुत शर्म की बात है, बिकॉज कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, और जब भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट होता है या अदर देन बीजेपी रूल्ड स्टेट होता है, बहुत हद तक 90% चांसेस होते हैं कि बॉर्डर पे इस तरीके के काम होते रहते हैं। बिकॉज कांग्रेस के लीडर्स बुरे नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस की हाई कमांड है, आई डोंट थिंक कि दे आर वेरी मच प्रो इंडियन। ये मेरा क्लियर कट व्यू है, अभी भी मेरा क्लियर कट व्यू है इस चीज़ को लेकर। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हूँ इन चीज़ों को लेकर, लेकिन जो कांग्रेस की हाई कमान है उसके हिसाब से उनको पावर के लिए, वो इंडिया में पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज ए मेजर डेवलपमेंट राइट नाउ, और बहुत ही कुछ बड़ा चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, खासकर इंडिया, रशिया, इजराइल, इन 3 देशों को लेके। बिकॉज ये 3 देश एक ऐसा नेक्सस टाइप का आप बोल सकते हैं। रशिया इनफैक्ट इजराइल को सपोर्ट नहीं करता, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता, बट रशिया इज ए गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड इजराइल इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। जहाँ पे चाइना एक बीच में है, तो रशिया चाइना का भी सपोर्ट लेता है, लेकिन रशिया इंडिया के साथ में भी फ्रेंडशिप रखता है। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें आप ऐसा कंसिडरेशन में ले सकते हो कि 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो अपनी शतरंज खेल रहे हैं। इट्स नॉट ए ब्लैक एंड वाइट, इट इज ब्लैक, वाइट, ग्रीन एंड रेड। तो सारे प्लेयर्स एक साथ एक्टिव हैं और सारे प्लेयर्स अपनी अपनी चालें चल रहे हैं इस ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल इवेंट पे। इसलिए हमने पहले वीडियो में स्पेशली मेंशन किया था, दिस कुड बी ए ट्रिगर ऑफ ए वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर जब होते हैं तो इंसिडेंट्स ऐसे ही होना शुरू होते हैं। और जो भी हमने अभी तक इस वीडियो में जो हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो जब भी चीज़ों का बिल्डअप होता है वो ऐसे ही होता है बिल्डअप। तो आपको क्या करना है? आपको अपने एसेट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का खासकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सब जो हम आगे सोच रहे हैं कि होगा, कुछ चीज़ें अगर साउथ वेज में जाती हैं, खराब होती हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में रखने हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड में रखना है, इक्विटीज़ में, डिफेंस में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखना है, एफएमसीजीज खासकर जो फूड मटेरियल से रिलेटेड है उनके अंदर में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रखने हैं, क्योंकि यही वो सेक्टर्स होंगे जो सबसे आगे लीड करेंगे डिफेंस के साथ में। और कुछ पीएसयूज भी होंगे और माइनिंग ऑपरेशंस की जो कंपनीज है, कुछ वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी के जो सेक्टर्स है, खासकर बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा साउथ वेज जा सकती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आपको अगर वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। और अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे और ऐसे वीडियोज़ और रिसर्च करने के लिए। और हम इस सीरीज़ में आपको आगे जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे उसके लिए भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।